दोस्तों कल भी मैंने एक वीडियो रिलीज किया था और उसको सोशल मीडिया पर अपडेट किया था जिसमें आदिवासी दिवस के इतिहास को बताने की कोशिश की थी। और आज के वीडियो में इसका महत्व बताने की कोशिश की जाएगी, मगर वो संविधान के संदर्भ में कि हमारे कौन कौन से ऐसे अधिकार संविधान में दिए गए हैं जिन पर हमें चर्चा करनी चाहिए 9 अगस्त को, यानी विश्व आदिवासी दिवस के मौके पर, और उनकी एक तरह से समीक्षा की जानी चाहिए कि वो कितने सही हैं, कितने गलत हैं, हमें उनका कितना लाभ मिला है या कितना लाभ हम उनमें ले सकते हैं, और यदि बराबर से लाभ नहीं भी मिल रहा तो हम किस हद तक अमेंडमेंट के लिए निवेदन कर सकते हैं। तो दोस्तों कुल मिलाकर जब किसी समाज की जमीन खतरे में हो, संस्कृति धीरे धीरे मिट रही हो, इतिहास को भुलाया जा रहा हो, इतिहास को भुलाया जा रहा हो और नई पीढ़ी अपने संवैधानिक अधिकारों में अनजान हो, तब उसके लिए विश्व आदिवासी दिवस मनाना केवल उत्सव नहीं बल्कि अपने अस्तित्व को बचाने का अभियान बन जाता है। 9 अगस्त को पूरी दुनिया विश्व आदिवासी दिवस मनाती है। यह तारीख 1982 में संयुक्त राष्ट्र के मूलवासी आबादी संबंधी कार्य समूह की पहली बैठक की याद में मनाई जाती है। जैसा कि मैंने कल वाले वीडियो में भी बताया था कि स्विट्जरलैंड में जिनेवा में पहली बैठक हुई थी 9 अगस्त 1982 को, और उसमें आदिवासियों के जो अधिकार हैं उनको समझने की कोशिश की गई थी। वो पहली बैठक थी जिसमें आदिवासियों को किसी समस्या के रूप में ना देखकर व्यक्तियों के रूप में, लोगों के रूप में, इंसानों के रूप में देखा गया और उनके हित अधिकारों को समझने की कोशिश की गई। तो मैं आदिवासी दिवस की बात करता हूं तो इस दिवस का उद्देश्य दुनिया के आदिवासी समुदाय की संस्कृति, पहचान, गरिमा और अधिकारों के प्रति जागरूकता बढ़ाना है। लेकिन प्रश्न यह है कि आज भारत के आदिवासियों के लिए इसका क्या महत्व है। साथियों, भारत का संविधान आदिवासियों को केवल सामान्य नागरिक अधिकार ही नहीं देता बल्कि उनकी विशेष परिस्थितियों को देखते हुए अतिरिक्त संवैधानिक सुरक्षा भी प्रदान करता है। संविधान के अनुच्छेद 14 की अपन बात करते हैं तो अनुच्छेद 14 कानून के समक्ष समानता की बात करता है। अनुच्छेद 15(4) की अपन बात करते हैं, 16(4) की बात करते हैं तो ये सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों तथा अपर्याप्त प्रतिनिधित्व वाले समुदायों के लिए शिक्षा और सरकारी सेवाओं में विशेष प्रावधानों का आधार प्रदान करते हैं। इसका मतलब यह है कि आरक्षण किसी व्यक्ति की योग्यता पर प्रश्न चिन्ह नहीं है, यह सदियों से चली आ रही असमानता को कम करने और अवसरों में वास्तविक बराबरी लाने की संवैधानिक व्यवस्था है। कुल मिलाके जिस तरह से आज कुछ सवर्ण चिल्लाते हैं कि आरक्षण खैरात है, आरक्षण भीख है, तो वहां पर आपको ये बात ध्यान रखनी है कि आरक्षण कोई खैरात या कोई भीख नहीं है, बल्कि आपको फ्रंट लाइन में, मुख्य धारा में लाने की एक कोशिश है। अनुच्छेद 46 से सरकार को निर्देश देता है कि वह अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के शैक्षणिक तथा आर्थिक हितों को विशेष सावधानी से आगे बढ़ाए और उन्हें सामाजिक अन्याय और शोषण से बचाए। इसलिए आदिवासी बच्चों की छात्रवृत्ति समय पर मिलना, उनके लिए छात्रावास बनना, गुणवत्तापूर्ण विद्यालय खुलना, उच्च शिक्षा में सहायता मिलना और सरकारी नौकरियों का आरक्षित बैकलॉग भरना सरकार की कृपा नहीं बल्कि संवैधानिक जिम्मेदारी है। ये निवेदन करना चाह रहा हूं आप लोगों से। इसी तरह से अपन अनुच्छेद 330 और 32 की बात करते हैं जिनके अनुसार लोकसभा और विधानसभा में हमारी सीटों का रिजर्वेशन दिया हुआ है, और पंचायतों में भी संवैधानिक आरक्षण का प्रावधान है, ये आप लोग जानते ही हो। लेकिन राजनीतिक प्रतिनिधित्व का अर्थ केवल चुनाव जीतना नहीं है दोस्तों। असली प्रतिनिधित्व तब है जब हमारा निर्वाचित प्रतिनिधि विधानसभा और संसद में जल, जंगल, जमीन, शिक्षा, छात्रवृत्ति, रोजगार, विस्थापन और आदिवासी महिलाओं की सुरक्षा पर आवाज उठाए। संविधान का अनुच्छेद 244 और उसकी 5वीं तथा 6ठी अनुसूचियां आदिवासी बहुल क्षेत्रों के विशेष प्रशासन से संबंधित है। राजस्थान सहित कई राज्यों के अनुसूचित क्षेत्रों पर 5वीं अनुसूची लागू होती है, जैसे कि राजस्थान है, गुजरात है, महाराष्ट्र है, तेलंगाना है, आंध्र प्रदेश है, और इधर उड़ीसा है, झारखंड है, छत्तीसगढ़ है। तो इन सभी में 5वीं अनुसूची लागू होती है। लेकिन अपन नॉर्थ ईस्ट वाले स्टेट की बात करते हैं तो उनमें 6ठी अनुसूची लागू होती है। 5वीं अनुसूची का मूल उद्देश्य क्षेत्रों की जमीन, संसाधनों, परंपराओं और समुदायों के हितों की विशेष सुरक्षा करना है। थोड़ा सा आगे और अपन बढ़ते हैं तो अनुच्छेद 275 के सेक्शन 1 की अपन बात करें तो इसके अंतर्गत अनुसूचित जनजातियों के कल्याण और अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन का स्तर सुधारने के लिए राज्यों को विशेष अनुदान दिए जा सकते हैं। लेकिन आज के दिन रियलिटी में देखा जाए तो इस अनुदान की किसी को कोई फिक्र नहीं है। ना आदिवासियों के नेताओं को इस बात की कोई चिंता है और ना संसद में बैठे हुए इसके लिए जो लोग जिम्मेदार हैं उन्हें इस बात की कोई फिक्र है। इसलिए हमें यह भी पूछना चाहिए कि आदिवासी विकास के नाम पर बजट कहां और किस काम में खर्च हुआ, या बजट आया भी या नहीं आया। इस तरह के कुछ सवाल उठाने की जरूरत है। और मैं यहां पर निवेदन क्यों कर रहा हूं, क्योंकि मैं चाहता हूं कि 9 अगस्त को
यानी विश्व आदिवासी दिवस के मौके पर अब जहां पर भी इसका आयोजन करते हैं, चाहे आप दौसा के हाई कोर्ट में करें, चाहे आप सवाई माधोपुर में करें, कोटा में करें, बूंदी में करें, सिकराय में करें, महुआ में करें, मतलब जहां पर भी करें, तो मैं यही निवेदन करना चाहूंगा कि वहां पे मनोरंजन कम से कम करें, क्योंकि नाच गाना है ये किसी भी कार्यक्रम का अंत तो हो सकता है, या स्पेशली विश्व आदिवासी दिवस की बात करते हैं तो इसका अंत तो नाच गाना या मनोरंजन हो सकता है, लेकिन उद्देश्य नहीं हो सकता। इसलिए यही निवेदन करूंगा कि कम से कम 80-90% टाइम आदिवासी विमर्श को दें, संवैधानिक अधिकारों को दें, हमारी आदिवासी राजनीति को दें, आदिवासी इतिहास को दें, शिक्षा और रोजगार को दें। इसी तरह से अपन थोड़ा सा आगे और बढ़ते हैं तो अनुच्छेद 338 ए की बात करते हैं। तो इसके अंतर्गत राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग बनाया गया है, जिसका काम आदिवासियों को मिली संवैधानिक सुरक्षा की निगरानी करना है, शिकायतों की जांच करना है और सरकार को सुझाव देना है। तो इसमें क्या प्रोग्रेस है, या राजस्थान को इतना कितना एडवांटेज मिल रहा है? और राजस्थान, खैर मैंने थोड़ा गलत बोल दिया यहाँ पर, मैं सभी देश के आदिवासियों से मतलब निवेदन करना चाहूंगा कि उन्हें थोड़ा जागरूक होना होगा और कुछ सवालों का जवाब सरकार से, सत्ता से मांगना होगा। अब थोड़ा सा आगे और बढ़ते हैं दोस्तों, तो अनुच्छेद 342 के अंतर्गत यह निर्धारित करने की संवैधानिक प्रक्रिया दी गई है कि किसी राज्य या केंद्र प्रशासित प्रदेश में कौन से समुदाय अनुसूचित जनजाति माने जाएंगे। तो ये क्वेश्चन थोड़ा मतलब जनरल नॉलेज जैसा ही जैसा। अब साथियों, संविधान के साथ दो महत्वपूर्ण कानूनों को समझना भी आवश्यक है। जैसे पहला अपन बात करते हैं पेशा अधिनियम 1966, या अनुसूचित क्षेत्रों में ग्राम सभा की भूमिका और आदिवासी समुदाय की परंपरागत निर्णय व्यवस्था को विशेष महत्व देता है। गांव के प्राकृतिक संसाधनों, विकास योजनाओं और जमीन से संबंधित मामलों में ग्राम सभा को केवल औपचारिक सभा नहीं बल्कि मजबूत लोकतांत्रिक संस्था बनाया जाना चाहिए। और दूसरा है वन अधिकार अधिनियम 2006, यह वन में रहने वाली अनुसूचित जनजातियों और अन्य परंपरागत वनवासियों के व्यक्तिगत और सामुदायिक अधिकारों को मान्यता देता है। लेकिन केवल कानून बन जाना पर्याप्त नहीं है दोस्तों, कानून तो पहले से भी कई बने हुए थे। यदि समाज कानून को जानता ही नहीं, आवेदन करना ही नहीं जानता, ग्राम सभा अपनी शक्ति नहीं समझती और युवा शिकायत का सही मंच ही नहीं जानते, तो अधिकार किताबों में रह जाते हैं। ये निवेदन मैं आपसे करना चाह रहा हूँ। इसलिए आज विश्व आदिवासी दिवस जरूरी है। यह दिन हमें पूछने का अवसर देता है कि हमारे कितने बच्चों की छात्रवृत्ति लंबित है, सरकारी नौकरियों में कितना बैकलॉग है, कितने वन अधिकार दावे लंबित या अस्वीकृत हैं, किस परियोजना के कारण कितने परिवार विस्थापन के खतरे में है, आदिवासी विकास का बजट जमीन पर कितना पहुंचा, हमारी भाषा, लोकगीत और मौखिक इतिहास को सुरक्षित करने की क्या योजना है। 9 अगस्त को कार्यक्रम में नृत्य हो, गायन हो और परंपरागत वेशभूषा भी दिखाई जाए, लेकिन इनके साथ संविधान पर चर्चा, कानूनी सहायता शिविर, छात्रवृत्ति मार्गदर्शन, रोजगार जानकारी, इतिहास वाचन और ग्राम सभा के अधिकारों को प्रशिक्षण भी होना चाहिए। हमारी संस्कृति मनोरंजन की वस्तु नहीं, हमारी पहचान है। हमारा इतिहास कोई कल्पना नहीं, हमारी सामूहिक स्मृति है। हमारी जमीन संपत्ति भर नहीं, हमारे अस्तित्व का आधार है। और संविधान कोई सजावटी किताब नहीं, हमारे अधिकारों का सुरक्षा कवच है। तो दोस्तों, यहाँ पर मैं 2 लाइन पेश करना चाहूंगा कि मानदंड की थाप भी होगी, अधिकारों की बात भी होगी, संस्कृति का सम्मान होगा और संविधान की आवाज भी होगी। आइए इस 9 अगस्त को केवल एक कार्यक्रम आयोजित न करें, बल्कि हर गांव और ढाणे में एक जागरूकता अभियान शुरू करें। हर बुजुर्ग अपना इतिहास बताए, हर बच्चा अपनी संस्कृति पहचाने, हर युवा संविधान पढ़े, हर महिला निर्णय प्रक्रिया में बराबर भाग ले और प्रत्येक ग्राम सभा अपने अधिकारों के लिए संगठित हो। याद रखिए, जो समाज अपने इतिहास को भूल जाता है उसका भविष्य दूसरे लिखते हैं, और जो समाज अपने संवैधानिक अधिकारों को नहीं जानता उनके अधिकार धीरे धीरे कागजों में दब जाते हैं। इसलिए विश्व आदिवासी दिवस मनाइए, उत्सव के रूप में भी, आत्ममंथन के रूप में भी और अपने अधिकारों के संवैधानिक संकल्प के रूप में भी। जोहार, जय आदिवासी, जय संविधान, जय भारत। नमस्कार।